स्टूडेंट्स टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड लॉज ऑफ मोशन। अभी तक हम लोग फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं और फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या देता है ये भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लॉ डिफिनीशन देता है फोर्स का कि फोर्स क्या है, सेकंड लॉ फार्मूला देता है फोर्स का कि F इक्वल टू एम है, थर्ड लॉ बतलाता है कि फोर्स के बीच में रिलेशन, ठीक है, कि दो फोर्स है या दो से ज़्यादा फोर्स है तो उसके बीच में रिलेशन बताने का काम करता है थर्ड लॉ। अब इससे पहले कि थर्ड लॉ को समझे, उसको डिफाइन करे, उसका स्टेटमेंट बोले, मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाना चाहता हूँ और ये रहा आपका एग्जाम्पल। आपके पास दो सिंपल स्प्रिंग बैलेंस है और ये स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा ही होगा ही, पहले ज़माने में ज़्यादातर यूज़ होता था गैस नापने के लिए, अब तो डिजिटल आ गया है। पहले इसका यूज़ होता था खोप। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये मेजरमेंट होता है, ये मेजरिंग टेप की तरह बोल सकते हैं। यहाँ पे यहाँ भी मैंने दो लगाया हुआ है, ये दोनों स्प्रिंग बैलेंस, ये लिख भी दिया मैंने कि दोनों स्प्रिंग बैलेंस जॉइंट है हुक टू हुक। ये इसका हुक कहलाता है जिसे पकड़ा जाता है, हुक बोलते हैं। ये किसी मटेरियल को पकड़ने के काम में आता है। तो दो हुक टू हुक जो दो स्प्रिंग बैलेंस है, अगर इसको बोले फर्स्ट, इसको सेकंड या ए बी कुछ भी बोल दे तो वो जॉइंट है, ठीक है। और जो एक इंड है, हर का दो इंड होता है, इसका एक इंड जॉइंट है एक वॉल से, ये मान लीजिए एक वॉल फिक्स्ड है और सेकंड को आप खींच रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये आदमी का हाथ नहीं लग रहा है पर मान लीजिए है, ठीक है। एक को हमारा हाथ खींच रहा है, तो देखिए इसमें होगा क्या, तो इसमें होगा क्या कि जब हम खींचे इस स्प्रिंग बैलेंस को, सेकंड स्प्रिंग बैलेंस को खींचे जब हम, ठीक है, तो इससे के खींचने से पुल हो रहा है, तो पुल हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि एक फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स के कारण इसमें क्या आया, एक खींचा हुआ है, ये यहाँ से ये ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे स्प्रिंग रहता है, तो ये स्प्रिंग जो था ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ आ गया, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ से फिक्स लगा रहता है ये ऐसे, तो इसके कारण ये जब खींचा आया तो ये यहाँ आ गया और ये लगभग आपको दिख रहा है यहाँ पे आया है और ये हमको 2.5 न्यूटन फोर्स दिखा रहा है, ठीक है। इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर खींचे हैं तो इधर की तरफ। अब इसके कारण ये इसमें भी जो स्प्रिंग बैलेंस था ऐसे ऐसे, ये भी इधर की तरफ खींचा हुआ, ठीक है, ये भी इधर की तरफ खींचाएगा, फिक्स है। जब इसको इधर करेंगे तो इधर की जाएगा, ये भी 2.5 न्यूटन ही खींचा है इधर की तरफ, तो ये खींचाया इधर की तरफ, ठीक है, तभी ना इधर गया है और ये इधर गया है। ये इधर क्यों गया है, क्योंकि इधर की तरफ खींचा हुआ है, तो ये पूरा में स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग जो रहता है वो ऐसे रहता है, ऐसे 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 ऐसे। अब ये स्प्रिंग इधर गया है मतलब इधर फोर्स लगा हुआ, ये स्प्रिंग इधर गया मतलब इधर फोर्स लगा हुआ, मतलब दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगा है, लेकिन डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं, दोनों तरफ डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है। और यही काम और यही बात जो है वो कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि हर एक फोर्स के लिए जब भी दो चीज़ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक साथ मिलता है, ठीक है, एक दोनों के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आता है, तो अगर एक बॉडी कोई फोर्स लगा रहा है तो दूसरा बॉडी भी उतना ही फोर्स लगाता है। यही कहने का है स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट है थर्ड लॉ का। तो थर्ड लॉ कहता क्या है, तो थर्ड लॉ देखिए कहता है कि अगर कभी भी दो बॉडी के बीच में, यहाँ जैसे ये दो बॉडी दो स्प्रिंग है, इंटरेक्शन होता है यानी दोनों मिलते हैं, तो फोर्स जो फर्स्ट बॉडी अप्लाई करता है, जैसे ये फोर्स जो फर्स्ट बॉडी अप्लाई किया है, ठीक है, इस पर 2.5 न्यूटन का, ठीक है, उतना ही फोर्स दूसरा बॉडी भी अप्लाई करता है इस पर। जितना फोर्स इस पर अप्लाई किए हैं हम लोग 2.5 न्यूटन से इधर खींचे हैं, उतना ही फोर्स ये बॉडी भी लगाता है इस पर, ये लगाए इस पर और ये लगाए इस पर, ठीक है। यही काम करने का है कौन, थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे, तो थर्ड लॉ सिंपली कहता है कि व्हेन टू बॉडी इंटरेक्ट, जब दो बॉडी मिलते हैं, टू बॉडी इंटरेक्ट, या अपॉन इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडी, ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन इंटरेक्शन ऑफ बॉडी टू बॉडी, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल भी 2.5 न्यूटन 2.5 न्यूटन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर, इक्वल और अपोजिट फोर्स एग्जर्ट किया जाता है दोनों के द्वारा एक दूसरे पे। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, अपोजिट करने का मतलब डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट फोर्स आर एग्जर्टेड, लगाया जाता है, एग्जर्ट मतलब लगाया जाता है, एग्जर्टेड बाय ईच अदर, ठीक है, बाय ईच अदर, हर एक द्वारा क्या, ऑन वन अनदर, एक दूसरे पे, ठीक है। दोनों क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है और ये दोनों फोर्स एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। बोथ फोर्स, दोनों जो फोर्स होते हैं उनके सेम मैग्नीट्यूड होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड, उनके पास क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन जो होता है वो कैसा होता है, उल्टा, ठीक है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन कैसा होता है, अपोजिट। देखिए बहुत सी जगह हम लोग ये देखते हैं, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं कि हैवी है, तो पहले इसको सिंपल इसकी एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि हम अगर ये पेन रखा हुआ है यहाँ पे, ये पेन को हम इधर धकेल लें, तो न्यूटन के थर्ड लॉ का कहना है कि तुमको ये पेन इधर धकेल रहा है, तुम्हारे नाखून को भी ये पेन इधर धकेल रहा है। और इसको आप अच्छे से समझेंगे तब, मान लीजिए आप, वैसे ये एक्सपेरिमेंट करना नहीं है अपने दोस्तों के साथ, पर मान लीजिए आप किसी को थप्पड़ मारते हैं, मारे होंगे अभी तक, पर अभी नहीं मारना है, मेरे पढ़ाने का नहीं मारना है, ठीक है। तो किसी को आप थप्पड़ मारते हैं तो आप महसूस करते होंगे कि उसके गाल से भी आपको रिस्पांस मिलता है थोड़ा सा, ठीक है, आपके हाथ पे। यही क्या है, यही है न्यूटन का थर्ड लॉ, कि आप जिस चीज़ पे मार रहे हैं उतना ही फोर्स आप पे भी लगता है। मान लीजिए आप दौड़ते दौड़ते आए किसी दीवार को टक्कर मारने, ठीक है,
वैसे होता नहीं है, पर फिर भी अगर टक्कर लग जाता है तो आप देखते होंगे आप दूर फेंका जाते हैं। ये भी क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ। आप किसी पत्थर को फेंके या बॉल को, सबसे सिंपल एग्जांपल, बॉल दीवार है और इस दीवार पे एक बॉल फेंकते हैं तो वो बॉल कैसा होता है, रिबाउंड होके आता है, उतना ही यहाँ भी क्या हो रहा है, जितना फोर्स इस पे लगा रहे हैं, ठीक है, इस वॉल पे, वो वॉल भी इतना इस पे फोर्स लगा रहा है। यही कहलाता है न्यूटन का थर्ड लॉ। और भी बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल जो बच्चे पसंद करते हैं वो ये है कि एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन, ठीक है। अब ये एक्शन क्या है तो इसको समझते हैं। इसी में से जो दो फोर्स है उसमें से किसी एक फोर्स को एक्शन बोलते हैं, दूसरे फोर्स को रिएक्शन। ये जो समझते हैं, पहले ये स्टेटमेंट में लिख लेते हैं जो बच्चों का फेवरेट है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब आप जितना अगर आप उसको थप्पड़ मारे तो वो भी आपको उतना ही थप्पड़, जैसे आपको एक सुने होंगे ना, टिट फॉर टैट, जैसे होता है सब, वही बात है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उतना ही आप पे भी फोर्स लगेगा, ठीक है। इसको और डिटेल में क्या लिख सकते हैं कि व्हेनेवर, जब भी एक बॉडी एक्सर्ट करता है फोर्स किसी दूसरे बॉडी पे, वन बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर बॉडी, फोर्स करता है किसी पे, किसी दूसरे बॉडी पे, ऑन अनदर बॉडी, तो वो दूसरा बॉडी जो है, सेकेंड बॉडी, जैसे यहाँ पे बॉल, आप बॉल को मारे उस दीवार पे तो दीवार भी आप फोर्स, ये फर्स्ट बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी दीवार पे लगाया फोर्स, तो दीवार भी इस पे लगाएगा ऑन अनदर बॉडी। देन सेकेंड बॉडी, तो सेकेंड बॉडी जो है वो भी क्या करेगा, उतना ही फोर्स लगाएगा उल्टे डायरेक्शन में, एक्सर्ट्स इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। पर बच्चों का फेवरेट मैंने बोला है ये है, पता नहीं क्यों, इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ समझते हैं ये एक्शन और रिएक्शन क्या है। तो देखिए एक्शन और रिएक्शन वही जो दो पेयर ऑफ फोर्स है, ठीक है, दो पेयर ऑफ फोर्स है। न्यूटन का क्या कहना था, न्यूटन का कहना था कि फोर्स कैन नॉट रिमेन आइसोलेटेड, फोर्स कभी भी आइसोलेट नहीं रह सकता। उसी तरह से जैसे आप सुने होंगे कि मैग्नेट जो होता है ना, उसमें नॉर्थ होता है और साउथ होता है, और ये नॉर्थ साउथ को अलग नहीं किया जा सकता। सेम चीज़ इनका भी कहना था कि फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली, फोर्स अकेले नहीं रह सकता, ठीक है, इंडिविजुअली नहीं रह सकता। इसका क्या मतलब है कि फोर्स हमेशा पेयर में रहता है, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जब भी आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी एक रिएक्शन हो रहा है, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ओके, इसको हम और भी डेली लाइफ के एप्लीकेशन से समझेंगे। तो इन्हीं में से ये जो पेयर था उनमें से एक फोर्स को हम एक्शन बोल सकते हैं, दूसरे को रिएक्शन। जैसे समझे, अगर हमारे पास ये किताब, ये एक टेबल है, टेबल पे किताब रखा हुआ है, उस बुक पे अगर हम बोले ये अपना इधर के तरफ, ठीक है, तो हम बोले कि ये बुक जो है ये अपने वेट के कारण इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रहा है। ये जो टेबल है हमारा, ये क्या है, टेबल, ये टेबल पे फोर्स लगा रहा है, कौन, बुक। तो इसका जवाब देगा ये, ठीक है, टेबल। ये टेबल क्या करेगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा। तो आप अगर इसको एक्शन मान रहे हैं तो इसको रिएक्शन बोल दीजिए, ठीक है, और अगर इसको रिएक्शन बोल रहे हैं तो भी सही है, तो आप इसको एक्शन बोल दीजिए। आपको सिर्फ इतना समझना है कि किसी में से, इस दो जो पेयर है ना, इस पेयर में से कोई भी एक एक्शन और एक रिएक्शन हो सकता है। अब एक और बात, एक्शन रिएक्शन, ऐसा नहीं आपको लगना चाहिए कि एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई टेबल रखा हुआ है, ये टेबल मूव नहीं करता रहता है, हम लोग पहले से जानते हैं। क्यों नहीं मूव करते रहता है, क्योंकि इस पर इसका वेट लग रहा है, इधर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, एक अगर हम इधर से पुश भी करते हैं और इधर से फ्रिक्शन लगते रहता है तो ये मूव नहीं करते रहता है, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो जीरो है, ठीक है, नेट फोर्स जीरो है। क्योंकि इसमें जो है सेम बॉडी पे ये जो टेबल है, इसी टेबल पे ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ 5 न्यूटन तो नीचे की तरफ -5 न्यूटन, तो जीरो हो जाता है, ठीक है, नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। पर एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, इसको हम देखते हैं, ठीक है, कैसे। तो अगर आप यही वाला एग्जांपल ले, इस पे आप फेंक रहे थे तो ये बॉल जाके किस पे मारा था, दीवार पे, ठीक है, और दीवार किसको मारा, दीवार मारा इस बॉल पे। तो क्या दोनों फोर्स एक ही बॉडी पे लगा, नहीं, एक लगा दीवार पे और एक लगा बॉल पे। मतलब एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पे नहीं होते। अगर एक बॉडी पे होते तो कैंसिल कर सकते थे, पर दोनों अलग अलग बॉडी पे होते हैं इसलिए वो दोनों कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक चीज लिख दीजिए, एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल इच अदर, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। इच अदर बिकॉज बोथ आर अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडी, दोनों जो है वो किस पे अप्लाई करते हैं, हमको लगता है कि एक ही बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं लेकिन अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, बोथ आर अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडी। अब इसको हम लोग अपने डेली लाइफ के एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। आप जब चलते हैं तो आप ध्यान से देखिए, आप जब चलते हैं तो आपका जो पैर है, आप पैर को क्या करते हैं, आप पैर को पीछे की तरफ करते हैं, ठीक है, जिससे कि जमीन जो है, आप अपने पैर को
पीछे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है, और आपका पैर उसका जमीन उसका रिस्पॉन्स देता है, जमीन उसका रिस्पॉन्स क्या देता है, आपको आगे की तरफ धकेलता है। तो वी पुशेस, हम पुश करते हैं, हमको जब आगे जाना रहता है, आप गौर कीजिएगा, आपको जब आगे जाना रहता है तो आप अपने जो आप यहाँ पे अभी भी करके देख सकते हैं, आप अपने पैर को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तो वी पुश ग्राउंड बैकवर्ड, हम पुश करते हैं ग्राउंड को क्या, पीछे की तरफ, ठीक है। और उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है, अगर इसको एक्शन मान ले कि हम जो ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करें, इसको एक्शन मान ले, तो इसके रिस्पॉन्स में जो ग्राउंड है वो हमको आगे की तरफ पुश करता है, जिसके कारण हम लोग वॉक कर पाते हैं। तो वी पुश ग्राउंड बैकवर्ड एंड ग्राउंड पुशेस अस, हमको धक्का देता है वो अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ, या बोल सकते हैं फॉरवर्ड, ऊपर की तरफ, आगे की तरफ, एंड देन वी मूव, और इसके कारण हम लोग मूव कर पाते हैं, ठीक है। अब अगेन यहाँ देखिए, हम लगाए ग्राउंड पे, ग्राउंड लगाया हम पे, तो ये आपका देखिए, अगर आपका पैर था तो पैर लगाया किस पे, इस ग्राउंड पे, और ये ग्राउंड किस पे लगाया, आप पे, आपके पैर पे, तो ये दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकता। अगर एक बॉडी पे सेम फोर्स लगता रहे अपोजिट डायरेक्शन में, तब वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। अगेन कोई भी दो पेयर अगर आपको मिल जाए इक्वल अपोजिट, तो उसको आप एक्शन रिएक्शन नहीं बोल सकते। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या बोले हम अभी, हम बोले कि एनी टू, कोई एनी पेयर, या एनी सिंपली एनी पेयर लिखे या टू लिखे, एनी पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, कोई पेयर जो है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का, वो नहीं कहा जा सकता है, कैन नॉट बी कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन, उसको एक्शन और रिएक्शन नहीं कहा सकता है। एक्शन और रिएक्शन कब कहा जाएगा, जब दोनों डिफरेंट बॉडी पे लगेगा। कैन नॉट बी कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन करने के लिए, कहलाने के लिए सबसे बड़ा क्या क्राइटेरिया है कि एक्शन रिएक्शन कहलाना हो तो डिफरेंट बॉडी पे लगना चाहिए। जैसे कि मैंने टेबल वाला एग्जांपल दिया था, तो उस टेबल वाले बॉडी में आप लोग देखते होंगे कि एक जो है, ये टेबल है, तो एक इधर आगे की तरफ पुश होते रहता है और इधर फ्रिक्शन इसको रोकते रहता है, तो दोनों टेबल पे ही फोर्स लग रहा है। तो बोथ फोर्स हम अगर पुल किए इधर, ठीक है, हम क्या किया, हम इधर पुल किए, हम इसको इधर पुल किए, तो ये फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो बोथ फोर्स यहाँ पे, दोनों फोर्स, हमारा चाहे पुश हो, हमारा धक्का हो, और पुश और फ्रिक्शन, ठीक है, दोनों किस पे अप्लाई हो रहे हैं, आर एक्सर्टेड ऑन टेबल, दोनों किस पे लग रहे हैं, टेबल पे, ठीक है। तो दोनों एक ही पे लग रहे हैं, इसलिए इन दोनों को हम लोग एक्शन रिएक्शन नहीं कर सकते, सो कैन नॉट बी कॉल्ड एक्शन रिएक्शन। नो डाउट ये हो सकता है दोनों इक्वल हो, अपोजिट हो, लेकिन फिर भी इधर से भी 5 न्यूटन हम दे, इधर से भी -5 न्यूटन हो, लेकिन फिर भी दोनों को एक्शन रिएक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडी पे नहीं लग रहे हैं, सेम ही बॉडी पे लग रहे हैं। उसी तरह से वेट इधर लगता है और इसी पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, वो भी एक्शन रिएक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम बॉडी पे लग रहे हैं, दोनों टेबल पे लग रहे हैं। अगर दोनों दो फोर्स अलग अलग बॉडी पे लगे, इक्वल हो, अपोजिट हो, तीनों चीज हो, तब उस फोर्स को क्या बोल सकते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया कि इक्वल होना चाहिए, दूसरा अपोजिट होना चाहिए, तीसरा अलग अलग बॉडी पे होना चाहिए। तो फॉर अ फोर्स टू बी एक्शन एंड रिएक्शन, फॉर अ फोर्स, फॉर अ पेयर ऑफ फोर्स, फॉर अ पेयर ऑफ फोर्स टू बी कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन, अगर किसी पेयर ऑफ फोर्स को एक्शन रिएक्शन कहलाना है तो उसको क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, तो उसको पहला चीज होना पड़ेगा इक्वल, ठीक है, तो इक्वल होना पड़ेगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या करना पड़ेगा, तो अपोजिट होना पड़ेगा, ठीक है, यानी एक अगर लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा राइट। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया कौन है, ठीक है, अगर ये दोनों रहे भी, फिर भी तीसरा अगर फेल हो जाता है क्या, कि अगर आप दो अलग अलग बॉडी पे नहीं हो रहा है तो एक्शन रिएक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये तीनों कंडीशन होना चाहिए, अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडी या एक्सर्टेड ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, अलग बॉडी पे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो इसे हम लोग 2-3 चीज समझे। पहला बात क्या समझे, एक्शन रिएक्शन किसी दो फोर्स को कह सकते हैं। दूसरा बात, ठीक है, एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट और दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। तीसरा बात, किसी भी दो पेयर ऑफ फोर्स को हम एक्शन रिएक्शन नहीं कह सकते। तो ये बात था न्यूटन के थर्ड लॉ का सम बेसिक चीज। उसके बाद अब यहाँ चूंकि फोर्स लग रहा है, एक्शन भी और रिएक्शन भी, तो आपके मन में आ रहा होगा कि अगर इक्वल फोर्स लग रहा है तो इक्वल एक्सीलरेशन होगा, जैसा कि हम लोग पहले केस में देखे थे। पर आप याद कीजिए सेकेंड लॉ में मैंने बताया था कि अगर इक्वल मास रहे, ठीक है, तब इक्वल फोर्स लगे, तब इक्वल एक्सीलरेशन होगा। पर यहाँ सेम मास तो है, ठीक है, मतलब सॉरी, यहाँ पे सेम फोर्स तो लग रहा है, ठीक है, चाहे अपोजिट, लेकिन क्या दोनों का मास सेम रहता है, नहीं। बॉल हम जो फेंक रहे हैं दीवार पे, बॉल जो फेंक रहे हैं दीवार पे, वो बॉल का इतना छोटा मास है, तो ये इस पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, ठीक है, ये लगाया ये फोर्स इस पे, और ये जब इस पे लगाया ये उतना ही फोर्स, जितना ज़्यादा फोर्स ये लगाया था उतना ही ज़्यादा दीवार भी लगाया इस पे, लेकिन इसका मास बहुत कम है, इसलिए इसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है।
तो यहाँ से एक चीज़ समझेंगे, तीसरा इंपॉर्टेंट, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रखेंगे कि ऑल्दो एक्शन एंड रिएक्शन आर हैव सेम मैग्नीट्यूड, ऑल्दो एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स है आर इक्वल, दोनों इक्वल है, लेकिन फिर भी बट कैन नॉट प्रोड्यूस, कहीं नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या चीज़, इक्वल एक्सेलरेशन। इक्वल, आप सेकेंड लॉ मुझे उम्मीद है अच्छे से पढ़ के आए हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन, क्यों? ड्यू टू डिफरेंट मासेस, अलग अलग मास के कारण। मैंने 3 केस बताया था, मैं आपको एक बार उस पेज पे ले भी चलता हूँ, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट मास। ये पेज आपको याद हो, मैंने 3 केस आपको बताया था, ये 3 केस। एक केस था कि इक्वल फोर्स लगे, 2 बॉडी जिनका इक्वल मास हो तो दोनों एक एक्सीलरेट करते हैं। यहाँ देखिए दोनों सेम मास है, ठीक है, लेकिन फोर्स अलग अलग लग रहा है, तो जिस पे ज़्यादा फोर्स लगता है, ठीक है, अगर जिस पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो वो ज़्यादा एक्सीलरेट करेगा। थर्ड केस देखिए जो अभी हम लोग देख रहे हैं, अब हम अगर दीवार पे लगा रहे हैं तो दीवार बहुत बड़ा है, उसका बहुत ज़्यादा मास है, और वही जो हमारा बॉल है वो बहुत छोटा है, उसका बहुत कम मास है, तो कम मास है तो कम ही फोर्स में एक्सीलरेट करना लगेगा। लेकिन वही दीवार है, उसका तो बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए उतना ही एक्सीलरेट करने के लिए, इसीलिए वो उतना एक्सीलरेट नहीं करेगा। इसी को हम देखिए दूसरे चीज़ से समझते हैं, जो एक फेमस जो स्टोरी भी है कि न्यूटन के सर पे सेब गिरा था या जो गिरा था, समझिए। तो अगर एक पेड़ था, इस पेड़ से जो एप्पल गिरता है, मान लीजिए एप्पल गिर रहा है, ये कोई फल कोई फ्रूट गिर रहा है, तो ये अगर इधर फोर्स लगा रहा है तो आपके मन में ऑब्वियस है कि यहाँ अर्थ है, हमारा ये अर्थ है और अर्थ पे ये उगा हुआ है, तो अगर हमारा अर्थ पे ये अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रहा है तो वो अर्थ को भी ये ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। जी सही है, ठीक है। जब फ्रूट खींच रहा है, फ्रूट को खींच रहा है अर्थ नीचे की तरफ, तो उसके जस्ट रिस्पॉन्स में क्या होगा कि जो हमारा फ्रूट है वो भी अर्थ को खींचेगा, लेकिन इसका मास बहुत कम है फ्रूट का, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट कर जाता है, लेकिन इसका मास इतना बड़ा है कि वो उतना एक्सीलरेट कर ही नहीं पाता है, इसलिए आपको दिखता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम, उतना फोर्स इसके लिए कुछ भी नहीं है, इस अर्थ के लिए उतना फोर्स कुछ भी नहीं है जितना से ये खींचता है। ये 5 न्यूटन से मान लीजिए नीचे आया, जैसे 5 नहीं 9.8 न्यूटन से आएगा, तो जितना न्यूटन से नीचे आया, तो मान लीजिए 5 न्यूटन से नीचे आया, तो ये भी 5 न्यूटन इस पर लगाएगा उल्टा डायरेक्शन में, पर इसका मास, अर्थ क्या है, अर्थ इज़ वेरी मैसिव, ठीक है, अर्थ इज़ वेरी मैसिव, बहुत ज़्यादा मास है, तो बहुत ज़्यादा मास है, बहुत बड़ा है, ठीक है, इसीलिए सो द फोर्स ऑफ एप्पल, ठीक है, फॉलिंग डाउन, एप्पल जो फॉल हो रहा है, नीचे आ रहा है, डू नॉट प्रोड्यूस विजुअल, डू नॉट प्रोड्यूस एनी मीनिंगफुल एक्सेलरेशन, कोई मीनिंगफुल एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, मतलब हम लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यही बातें थी इसके बारे में। अब चलिए, जैसे फर्स्ट और सेकंड लॉ में कुछ एप्लीकेशन पढ़े थे, थर्ड लॉ का भी कुछ एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, जैसे कि और हमको क्लियर हो जाए, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, थर्ड लॉ सबसे ईजी है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं किसके बारे में, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ, ठीक है। तो सबसे पहला तो मैं आपको एप्लीकेशन दूंगा आपके चलने का है, आप जो चलते हैं वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आप ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं और आपका ग्राउंड उसके रिस्पांस में आपको आगे की तरफ धकेलता है, जिससे क्या होता है कि आप चल पाते हैं। तो ये भी क्या है, एक एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो कि न्यूटन बोले थे। हाँ, तो पहला एप्लीकेशन हम लोग क्या देख सकते हैं, तो वॉकिंग ऑन ग्राउंड, वॉकिंग ऑन ग्राउंड, ये किसके हिसाब से होता है, थर्ड लॉ के हिसाब से। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो व्हेन वी वॉक ऑन ग्राउंड वी पुशेस ग्राउंड बैकवर्ड, वी पुशेस ग्राउंड विथ आवर फीट बैकवर्ड, हम अपने फीट से क्या करते हैं, ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं, एंड ग्राउंड इन इट्स रिस्पॉन्स पुशेस अस फॉरवर्ड, और ग्राउंड इसके रिस्पॉन्स में हमको क्या करता है, हमको फॉरवर्ड मूव करवाता है, जिसके कारण हम लोग चल पाते हैं। तो पहला ये एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन है क्रिकेट, जैसे सब में लिए हैं तो इसमें भी क्रिकेट का ले ही लेते हैं। जब बॉलर को बाउंसर मारना रहता है, तो देखते हैं आप, बॉलर बाउंसर मारने के लिए ऊपर नहीं बॉल फेंकता है, वो नीचे में कस के मारता है, जितना कस के मारता है उतना ऊपर बॉल उठता है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये एक्शन, अगर इसको एक्शन माने कि बॉल को वो कस के मारा, तो इसके रिएक्शन में ये अर्थ पे मारा, और अर्थ इसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ फेंक देगा, ठीक है। तो दूसरा है बाउंसर इन थ्रोइंग बाउंसर इन क्रिकेट गेम। इस क्रिकेट गेम में बाउंसर फेंकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वी थ्रो द बॉल ऑन ग्राउंड, ठीक है, बहुत कस के, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड पे इसको फेंकते हैं, जिससे क्या होता है, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स टू इट ग्राउंड पुशेस द बॉल, इन रिस्पॉन्स टू इट ग्राउंड पुशेस इट अपवर्ड, ग्राउंड क्या करता है, उसको ऊपर की तरफ धकेलता है, और जितना हम लोग कस के मारे होंगे नीचे की तरफ, ठीक है, वी थ्रो या
वी पुशेस ही डाउनवर्ड, जितना नीचे हम लोग कस के मारे होंगे उतना ही ऊपर वो जाएगा। और ये भी हम लोग जो थ्रो करते हैं बाउंसर, वो भी थर्ड लॉ के एप्लीकेशन से काम करते हैं। और भी बहुत कुछ, ठीक है। जैसे हम लोग जो स्विम करते हैं उसमें भी आप देखते होंगे हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं और बढ़ते कैसे हैं आगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे लेकिन अपना हाथ करते रहते हैं पीछे। यहाँ भी देख रहे हैं आप पानी को पीछे धकेल रहे हैं और पानी उसके रिस्पॉन्स में आपको आगे ले जा रहा है। मतलब लगभग आप देखिएगा तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आपको चलना है तो आपको ग्राउंड चलवा रहा है, बाउंस फेंकना है तो आपको ग्राउंड करवा रहा है, पानी में स्विम करना है तो पानी आपको करवा रहा है, आप कर ही नहीं, स्विमिंग इन वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, तो वी पुश द वाटर बैकवर्ड, वाटर को पीछे की तरफ धकेलते हैं और उसके रिस्पॉन्स में एंड इन रिस्पॉन्स टू इट पानी हमको क्या करता है, फॉरवर्ड पुश करता है। इन रिस्पॉन्स टू इट वाटर पुशेस फॉरवर्ड, वाटर हमको क्या करता है, फॉरवर्ड पुश करता है, जिसके कारण हम लोग तैर पाते हैं। एज अ रिजल्ट वी कैन स्विम, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम आगे बढ़ पाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी कैन मूव फॉरवर्ड, हम आगे की तरफ बढ़ पाते हैं या बोले कि स्विम कर पाते हैं। तो ये हुआ, और है कुछ बहुत सारा है, ठीक है, करने के लिए बहुत सारा। और हम लोग का जो जेट एयरप्लेन या रॉकेट जो उड़ता है उसको आप देखते होंगे, अगर ये एक रॉकेट है तो ये रॉकेट उड़ने से पहले बहुत जल्दी ही रैपिड में हॉट गैस है उसको इधर की तरफ फेंकता है, जिससे क्या होता है, तो ये जितना कस के, ये आपको अगर एक्शन मान लीजिए कि बहुत कस के निकाला गैस सब बहुत रैपिडली बहुत फास्टली, तो टाइम रेट भी बहुत कम हो जाएगा, मोमेंटम भी बहुत कम और फोर्स बहुत ज़्यादा लग गया क्योंकि कम टाइम में हो रहा है सेकंड लॉ से, तो बहुत कम, इसलिए इस पर भी इतना ही फोर्स लगेगा और ये इसके कारण ऊपर जा पाता है। तो चौथा एप्लीकेशन हम लोग क्या देख सकते हैं, तो चौथा देख सकते हैं फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट्स। तो फ्लाइंग ऑफ रॉकेट्स एंड जेट एरोप्लेन, उसमें भी क्या होता है, तो उसमें ये होता है कि जो गैसेस होते हैं, ठीक है, गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग, जो बर्निंग से प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, चाहे वो कुछ हो, हाइड्रोजन गैस हो या कुछ कोई फ्यूल हो, बर्निंग ऑफ फ्यूल पुशेस ग्राउंड बैकवर्ड, धक्का देता है ग्राउंड को बैकवर्ड, जिसके रिस्पॉन्स में ग्राउंड क्या करता है, उसको अपवर्ड पुश देता है, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू इट, जिसके रिस्पॉन्स में जो ग्राउंड है, या बोल सकते हैं रिस्पॉन्स टू इट गैसेस पुश इट फॉरवर्ड। और इस सब केस में दोनों पे फोर्स अलग अलग लग रहा है, ठीक है, दोनों पे अलग अलग फोर्स लग रहा है, जिसके रिस्पॉन्स में फॉरवर्ड मूव कर पाते हैं। इट मूव्स, रॉकेट या जो जेट एरोप्लेन है मूव कर पाते हैं फॉरवर्ड। ये सब कुछ एप्लीकेशन है, और भी है क्या, तो और भी बहुत सारा है। आप देखते होंगे जैसे रिकॉइल करते हुए गोली जो मारता है, इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है, तो इसलिए मैं ये और लास्ट में बता दे रहा हूँ, फिफ्थ हो जाएगा ये। वैसे बहुत सारा है पर हम लोग एक और कर लेते हैं, एक दो और कर लेते हैं। एक बोर्ड से जंप करने वाला ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो दो कर लेते हैं। एक है रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है, गन का रिकॉइल होना, रिकॉइल बताता हूँ मैं आपको रिकॉइल क्या है। रिकॉइल ऑफ गन आफ्टर फायरिंग बुलेट, आफ्टर फायरिंग बुलेट, जब बुलेट को गन में से बुलेट निकलता है तो आप देखते होंगे, मान लीजिए हमारा गन है, अगेन आप ड्राइंग पे नहीं जाएगा प्लीज़, ठीक है, ये गन है, इस गन से अगर बुलेट निकाला जाता है तो बुलेट जाता है इधर, ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में बुलेट भी इस पर फोर्स लगाता है, ठीक है, बुलेट भी इस पर फोर्स लगाता है। ये फोर्स जो है ये फोर्स, और जिससे कारण क्या होता है, बंदूक पीछे की तरफ मूव करता है, इसी को कहते हैं रिकॉइल। जिस वेलोसिटी के साथ मूव करता है उसको रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। जिससे द वेलोसिटी आपको लिखना, लिख दीजिए व्हाट इज रिकॉइल वेलोसिटी, द वेलोसिटी विथ विच द गन मूव बैकवर्ड, गन बैकवर्ड मूव करता है, इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। एंड रिकॉइल इज बैकवर्ड, व्हाट इज रिकॉइल, रिकॉइल इज बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ गन, ठीक है, बैकवर्ड मूवमेंट है गन का, ठीक है। किससे, तो बाय द रिस्पॉन्स ऑफ बुलेट मूविंग फॉरवर्ड, बुलेट जो फॉरवर्ड मूव कर रहा है उसके रिस्पॉन्स में। तो ये भी जो है इसके कारण जो देखते होंगे आप, बड़ा बड़ा जो बंदूक या कोई चलाना रहता है तो उसमें आप लोग देखते होंगे कस के पकड़ा जाता है ये सब। छठा, हम लोग देखते हैं कि जो हमारा बोट जो होता है उसको बोट से उतरने के लिए हम लोग उसको एक बैकवर्ड पुश देते हैं। अगर हमको ग्राउंड पे आना है तो हम ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं, बोट को पीछे की तरफ धकेलते हैं और बोट हमको आगे की तरफ धकेल के इस पे ला जाता है। तो बैकवर्ड पुश टू बोट, बैकवर्ड पुश देते हैं हम बोट को टू कम ऑन ग्राउंड, टू कम ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे आने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम बोट, बोट जब शोर पे आता है यानी किनारा पे आता है वहाँ से हम लोग को अगर ग्राउंड पे आना है तो हम एक बैकवर्ड पुश देते हैं। और ये बात सारा है, जैसे हॉस पाइप आप देखेंगे, वो पाइप जहाँ से जिससे बहुत कस कस के पानी निकलते रहता है, आग बुझाने में जिसका काम होता है वो, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, तो उसमें उसको देखते होंगे आप लोग, बहुत सारा आदमी 5, 6, 10 आदमी पकड़े रहता है,
कारण क्या है कि उसमें से जो इतना कस के पानी आ रहा है, ठीक है, इतना जोर से पानी फेंक रहा है, वो पानी फॉरवर्ड में इतना ज़्यादा फोर्स जा रहा है, तो उसके रिएक्शन में पीछे की तरफ भी इतना फोर्स होगा, तो अगर उसको एक ही आदमी पकड़ के लगेगा तो उसको उड़ा ही देगा पीछे की तरफ। इसीलिए जो हॉस पाइप है, ठीक है, हॉस पाइप वो पाइप जिससे बहुत कस के पानी आता रहता है, इज क्या बोल सकते हैं उसको, हॉस पाइप इज होल्डेड, हॉस पाइप इज होल्डेड, पकड़ा रहता है, ठीक है, बाय होल्डेड स्ट्रांगली बाय मैनी मैन, होल्डेड स्ट्रांगली बाय मैनी पर्सन, ठीक है। यही सब कुछ एप्लीकेशन है थर्ड लॉ के। और यहाँ पे अगर आपका बात हो कि एक्शन रिएक्शन अपोजिट होते हैं, ऑफ कोर्स अपोजिट होते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि एक्शन हम लोग जो दे रहे हैं वही एक्शन हो और उसके रिस्पॉन्स में जा रहा है वही रिएक्शन हो, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है, ठीक है। कोई भी एक्शन कोई भी रिएक्शन हो सकता है, बस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। उसी तरह से जब जैसा एक्सीलरेशन डिसेलरेशन था, कोई भी एक्सीलरेशन कोई भी डिसेलरेशन होता है, बस अपोजिट साइन होता है, इससे मतलब है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लिए अगेन, ऐसा ही एक है कि जो टांगा रहता है हॉर्स कार्ट, वो कैसे खींचाता है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, पर हम लोग उसका बात नहीं करते। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे आता भी है, उसका प्रूफ भी आता है, व्हाट स्टेटमेंट आता है, उसका प्रूफ भी आता है, और वो 3 या 5 नंबर में अक्सर आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वहाँ पे सेकंड और थर्ड दोनों यूज होने वाला लॉ, और फर्स्ट तो होने ही वाला है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ अच्छे से समझ में आया होगा, उसका एप्लीकेशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।